बोलो। Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी पूरक पुस्तक कृतिका। इसका चैप्टर है इस जल प्रलय में। जल प्रलय का मतलब बाढ़। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में यह एक वृत्त कथन है। इस पाठ में बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ का सजीव चित्रण किया गया है। इसको हम पॉइंट के रूप में आपको बताएंगे। जैसे कहता है, पटना में बाढ़ का आगमन। आपका जो राज्य है बिहार, इसी बिहार राज्य में एक शहर है पटना। उसी पटना में जब बाढ़ आई थी तो लेखक ने उस बाढ़ का वर्णन इस पाठ में किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इस जल प्रलय में यानी बाढ़ के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है कि मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लिया करते हैं। लेखक का घर एक ऐसे जगह पर है जहां पर कभी बाढ़ आई ही नहीं, न वो लेखक ने कभी बाढ़ देखा है। बाढ़ का वर्णन किया, लेख लिखा, लेकिन बाढ़ को देखा नहीं था। यानी उनका जन्म स्थान जो है वह पर्ती क्षेत्र है जहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आई थी। लेखक तैरना नहीं जानता है और न ही उसने बाढ़ के कहर को देखा है कि बाढ़ जब आती है तो कितने जान माल की क्षति होती है। बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। जब आती है तो चारों ओर तांडव ही दिखाई देता है। बाढ़ को ही मृत्यु का तरल भी कहा गया है। जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव बह जाते हैं। माल मवेशी लोग सभी बह जाते हैं। कुछ बच जाते हैं और कुछ अधिक उस बाढ़ में मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, उनकी लाशें सड़ जाती है। जानवरों की लाशें सड़ती है। जो भी बाढ़ में दह या बह जाते हैं वे सभी सड़ जाते हैं। मरने के बाद उनके शरीर सड़ जाता है और वहाँ पर बदबू देने लगता है और वहाँ पर बीमारियाँ फैल जाती है। तो इसी बाढ़ के विभीषिका का वर्णन लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इस जल प्रलय पाठ में किया है। बाढ़ पर लेखक ने लेख लिखा है और बताया है कि 1967 में पटना में जब बाढ़ आई थी तो मैंने उसको देखा। कह रहा है लेखक कि 18 घंटे तक लगातार बारिश होती रही और इतना बारिश हुई, पानी इतना जम गया कि शहर जो है डूबने लगी। छाती भर पानी। ठीक है। अब बाढ़ जब आई तो लेखक पटना में ही था। देखा कि एक क्षेत्र पटना का डूब रहा है। जहाँ जहाँ खाल भाग था, निचला स्तर था, वहाँ डूब रहा था और जो थोड़ा ऊंचाई पर था वो बचा हुआ था।
तो लेखक सहित जितने भी लोग थे वे सभी घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, सलाई, पानी, कंपोज की टिक्किया मतलब दवाई की टिक्किया इकट्ठी करके बैठ गए और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। चूँकि मैंने बताया था कि जो भाग नीचे था वहाँ पानी जमा हुआ था, पानी आई हुई थी, बाढ़ आई हुई थी, और जो ऊंचा भाग था वहाँ पर लोग जो है अपने घर के छतों पर बैठ करके वहाँ का नज़ारा देख रहे थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लेखक कॉफ़ी हाउस की ओर। लेखक कॉफ़ी हाउस की ओर। सुबह समाचार मिला, लेखक को सुबह समाचार मिला कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री भवन और राजभवन, ठीक है ना, दोनों पानी में डूब गए। दोपहर तक गोलघर जल में डूब जाएगा, घोषणा भी हुई थी। 5 बजे कॉफ़ी हाउस के लिए वह निकला तो रिक्शा वाले ने बताया कि अब तक कॉफ़ी हाउस डूब चुका होगा। लेखक जब रिक्शा पकड़ने के लिए गया तो रिक्शा वाला बताया कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पे, कॉफ़ी हाउस की ओर। तो बताया कि कॉफ़ी हाउस आप जाना चाहते हैं वो अब तक इस बाढ़ में डूब गया होगा। लेखक फिर चलता गया पानी देखने के लिए। लोग अपने वाहनों पर पानी देखकर लौट रहे थे, मतलब जो अपने सवारी से जा रहे थे वहाँ कॉफ़ी हाउस की ओर जो पानी आया हुआ था बाढ़ का, उसको देख करके वापस आ रहे थे। वे सभी अति उत्साह में सब कुछ डूबने की बात कर रहे थे कि कॉफ़ी हाउस में जो भी चीज़ें थी वो सभी एक एक करके डूबती जा रही थी। सबके जबान पर यही शब्द थे, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। लोग कहता है पानी आएगा तो घर में घुस जाएगा, ये हमारा सारे सामान डूब जाएंगे, ये चीज़ बह जाएंगे। वही लोग कह रहे थे आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ठीक है। लेखक कॉफ़ी हाउस की ओर जब गया तो देखा कि कॉफ़ी हाउस को बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे झागदार पानी सरकता चला रहा था। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का जो पानी होता है वो अपने साथ कई मलबों को साथ लाता है, जिससे पानी का झाग जो है बन जाता है। लेखक तुरंत रिक्शा रुकवाया और भीड़ में आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई कि आगे पानी में करंट बहुत तेज है। शायद बिजली का तार जो था गिरा हुआ था, और बिजली के तार जब गिरा होगा पानी में तो करंट तो लगबे करेगा। लेखक ने रिक्शा मुड़ाकर गांधी मैदान की ओर चल दिया। रास्ते में देखा पानी भरा जा रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग ऐसी घनी भीड़ में जुट गए जैसे दशहरे के दिन रामलीला के रथ को खींचने के लोग को जो भीड़ इकट्ठी होती है, वैसे ही पटना में आई बाढ़ को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अब देखिए तीसरा पॉइंट है भय और शोर का वातावरण। बाढ़ आती है तो लोगों में भय पैदा हो ही जाता है, सब लोग बचने की फिराक में रहते हैं। उसी तरह से पटना में जब बाढ़ आई तो भय का वातावरण हो गया। अब क्या कहते हैं, जब पानी सरकता गया, बढ़ता गया, तो जितनी भी हरियाली थी वह डूब गई। इसी बीच एक गवार मुस्टंडा बोला, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग लटकर भी देखने नहीं आए। देखिए यहाँ पर लेखक ने शहर और देहात का चित्रण किया है। ठीक है, वह बताया है, लिखे हैं कि एक मुस्टंडा बोला कि यह जब शहर इधर डूब रहा था तो उधर के लोग इधर देखने नहीं आए। ठीक है ना। अब बुझो, लेखक को लगा यह आम दुखी ग्रामीण के मन में स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक बात है कि एक आदमी दूसरे को देख करके ईर्ष्या करता है, जलता है। वैसे ही अगर आप किसी को बचाने किसी मुसीबत में नहीं जाते हैं, अब देख लिया है कि आप आए हैं नहीं बचा रहे हैं, तो क्या करेगा, कभी आप पर भी किसी तरह की मुसीबत आएगी तो आपको बचाने नहीं आएगा। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है ना। तो यह ईर्ष्या यहाँ पर लेखक ने बताया है कि एक तरफ डूब रहा था तो जो ऊंचे जगह पर थे वो कह रहे थे हाँ ठीक है डूबो। शाम के 7:30 बजे पटना आकाशवाणी से
समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी हमारे स्टूडियो के सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। आकाशवाणी से जहां पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि 5 बजे तक जो है, 7:30 बजे तक पटना का आकाशवाणी केंद्र जो है डूब गया होगा और किसी भी क्षण स्टूडियो में पानी भर सकता है। बल अब देखिए, लेखक का दिल दहल गया। ठीक है, मित्र भी भयभीत हो गए, किंतु वे तुरंत ही संभल गए, क्योंकि उनके चारों ओर खड़े लोग परेशान नहीं थे। लेखक के जितने अगल बगल में लोग खड़े थे वह परेशान नहीं थे, बल्कि उत्साहित थे, मतलब खुश थे। हाँ, दुकानों में जरूर हड़बड़ी थी, इसलिए सामानों को ऊपर ले जाया जा रहा था। पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? आप जानते हैं कि समय पास करने के लिए लोग पान की दुकान पर खड़े हो जाते हैं और पान खाने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि पान की बिक्री बढ़ गई थी, मतलब बाढ़ देखने के लिए जितने भी लोग गए थे वह सभी लोग पान की दुकान के पास खड़े हो गए थे और समय को पास करने के लिए बाढ़ देख रहे थे और समय को पास करने के लिए पान खा रहे थे। इसलिए लेखक ने बताया है कि यहाँ पर पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। अब देखिए, तीसरा है बाढ़ से बचने की तैयारी में कटी रात। ठीक है, राजेंद्र नगर पटना में है। पटना में राजेंद्र नगर के चौराहे पर मैगनीज कॉर्नर था और वहाँ पर पत्रिकाएं जो थी बिछी हुई थी। लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने मित्र से कहा, क्या कहा? कल जो कम पानी में होगा वह अधिक पानी में घिरे मित्र की सहायता के लिए आएगा। फिर क्या हुआ? जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही थी। उस समय लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा था कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है। मतलब लाउड स्पीकर से पुकारा जा रहा था कि राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में रात 12 बजे तक पानी घुस सकता है, यानी संभावना जताई जा रही थी। लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है जी? पत्नी ने बताया कि 1-2 दिन तक ही चल पाएगा सिलेंडर। सारे राजेंद्र नगर सावधान सावधान की ध्वनि गूंजने लगी। जितने भी लोग थे वहाँ पर राजेंद्र नगर में, सभी लोगों को कहा जा रहा था सावधान। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर से आवाज़ें आ रही है। लगता है रात के 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर में पहुँच जाएगा। लेखक को चाहकर भी नींद नहीं आती। बाढ़ की प्रतीक्षा आकुल करने लगी। यह कविता लिखने की सोचता है, किंतु मन में बाढ़ की पुरानी यादें चलचित्र की तरह वहाँ पर घूमने लगती है। बाढ़ की पुरानी यादें यानी इसके पहले 1947 की स्मृति, यानी 1947 की यादें लेखक कर रहा है कि 1947 में जो बाढ़ आई थी उसका वर्णन कर रहा है और बता रहा है कि 1947 में पूर्णिया जिले में बाढ़ आई थी और लेखक जो है अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया हुआ था। चारों ओर पानी में घिरा एक द्वीप था। लेखक ने सोचा वहां जाकर टांग सीधी करेंगे, परंतु गुरु सीतानाथ बहादुर ने बताया कि वहां सारे जगह पर चिट्टी होंगे, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, लोमड़ी होंगे और सियार पनाह ले रहे होंगे। मतलब जहाँ खाली जगह होगा और उस जगह पर आप बैठिएगा या सोने का प्रयास कीजिएगा तो ये जानवर आपको काट लेंगे। ठीक है, इसलिए तुमको टांग वहाँ नहीं सीधा करना है, टांग सीधा करना। टांग सीधा करना मतलब आराम करना। ठीक है ना, अगर आराम करना है तो वहीं कर लो, नहीं तो वहाँ सोच रहा है कि हम चलेंगे तो सारे हिंसक जो हैं उसी द्वीप टापू पर आए होंगे और वहाँ पर आपको काट लेंगे। इसलिए वहाँ सावधान रहने की जरूरत है। अब है 1947 में बाढ़ की स्मृति आया। अब 1949 में बाढ़ का अनुभव। लेखक जो है 1949 के बाढ़ का दृश्य का अनुभव क्या बता रहा है वो देखेंगे। 1949 में महानंदा में बाढ़ आई थी और लेखक वापसी थाना क्षेत्र में पहुंचा। साथ में रिलीफ के एक डॉक्टर भी थे। गांव में कई लोग बीमारों के राहत कैंप तक ले जाने का कार्य कर रहे थे। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। लेखक के साथ एक कुत्ता भी नाव पर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कुत्ते की ले जाने की आपत्ति की कि कुत्ता नहीं जाएगा। बीमार नवजुवक कुत्ते के बिना कैंप में जाने को तैयार नहीं हुआ। कहा कि नहीं, जो नवजुवक बीमार था वो कहा कि नहीं, बिना कुत्ता के हम कैंप में नहीं जाएंगे। ठीक है, वह नाव से उतर गया। इसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी उतर गया।
उन्हीं दिनों लेखक और उसके साथी मुसहरों की बस्ती में राहत बांटने गए। मतलब जब बाढ़ आती है तो लोगों को राहत सामग्री देने के लिए लोग जाते हैं। लेखक भी गया। तो वहाँ पर जाने पर देखा क्या, लोगों ने कहा कि कई दिनों से यहाँ पर राहत सामग्री लोग नहीं पहुँचाए हैं। तो लोग यहाँ जो चूहे निकल करके आए हुए हैं, चूहे को, मछलियों को भून करके, पका करके लोग खा रहे हैं अपने भूख मिटाने के लिए। पहुँचे। अब जब लेखक वहाँ पहुँचा तो ढोलक और मजरे की आवाज़ आ रही थी। देखिए वहाँ जब पहुँचते हैं लेखक तो देख रहे थे लोग ढोल बजा रहे थे, गा रहे थे, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है कुछ नाचने वाले लोग थे, वो अपने हाव भाव दिखा रहे थे। घर वाला उसमें दिखाया जा रहा था नाटक में कि एक घर वाली थी, मतलब पत्नी किसी की, वो भागी जा रही थी, तो घर वाला उसको मना रहा था, ठीक है ना। ढोलक पर ताल चल रही थी। कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नर नारी खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेखक को लगा कि रिलीफ बांटकर भी उन्हें खिलखिलाहट नहीं दे सकते। बाढ़ में लोग फंसा हुआ है तो अपने दर्द से छटपटाता है, मौत उसके सामने मंडरा रही होती है, और वहाँ लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं थी, क्योंकि उन सबके सामने मौत दिखाई दे रही थी कि अब क्या होगा, बाढ़ बढ़ रहा है तो हम बह जाएंगे और मर जाएंगे। तो वहाँ राहत सामग्री भी कोई दे रहा था तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी बल्कि उदासी थी। अब देखिए एक है, अगला है मस्खरे युवकों का बहिष्कार। जो मस्खर मतलब मजाक कर रहा था उसका। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ मनचले युवक युवतियाँ फिल्मी दृश्य की भांति नाव पर पिकनिक मना रहे थे। युवती काफ़ी जो थी वह पाउडर मथने लगी, दूसरी पत्रिका पढ़ने लगी, कोई युवक फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहा था, रेडियो पर तेज आवाज़ में गाना बज रहा था, हवा में उड़ती जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, यही गाना बज रहा था। तभी गोलघर के पास स्थित चारों ब्लॉक के छतों पर खड़े लड़कों ने उन पर इतनी सीटियाँ, किलारियाँ और फप्तियों को बौछार किया कि उनके लाल जो है, लाल लाल होंठ जो थे वह काले पड़ गए। उनकी सारी प्रदर्शन जो थी वह धूल में मिल गई। क्योंकि मैं अभी बताया था आपको कि लोग वहाँ पर नाच गान जो है युवक और युवतियाँ कर रही थी, उसमें गाना गा रही थी, ठीक है ना, डायलॉग भी बज रहा था और आवाज़ भी आ रही थी गाना का। गाना का बोल था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। यह गाना जब चला तो वहाँ पर सीटियों की बौछार होने लगी। अब है अगला पॉइंट है बाढ़ का आना, ठीक है। रात के 2:30 बज गए, पानी नहीं आया। न जाने क्या दैवीय चमत्कार हो गया। अचानक लेखक को अपने स्वजनों और मित्रों की याद आई। जो मेरे मित्र हैं या जो अपने स्वजन हैं, उसने अपने टेलीफोन घुमाया, लेकिन टेलीफोन उस समय बंद था। मन में आया कि इस समय कुछ लिखना चाहिए, परंतु नहीं। अचानक पुरानी यादें लेखक को आने लगी। पिछले साल अगस्त में छाती भर पानी में खड़ी एक गर्भवती स्त्री की मूर्ति मन में आ गई, जो गाय की तरह टुकुर टुकुर निहार रही थी। ऐसे ही भेड़ों की झुंड की कल्पना करते करते लेखक की आंखें मूंद गई। अचानक लेखक को नींद से जगाया गया। सुबह के 5:30 बज गए। चारों ओर शोर था, आ रहलो है पनिया, आ रहलो है पनिया, गईलो पनिया। मतलब पानी आ रहा है और पानी जा रहा है। हर भंगी बस्ती के पास लगा जैसे पानी में बच्चे जो हैं कूद रहे हैं, परंतु नहीं। वहाँ एक मोड़ था, अतः अवरोध को पाकर पानी उछल पड़ता था। पुलिस चौकी के पास पानी का पहला रेल आया। ब्लॉक नंबर 4 की नीचे भी पानी की लहरें जो थी नाचने लगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं थोड़ा सा। अब लेखक जो है दौड़ करके छत पर गया। चारों ओर देखा कि वहाँ पर कोलाहल था, लहरों का नर्तन था। गोलंबर के गुल पार के चारों ओर पानी ही पानी, तेजी से पानी बढ़ रहा था। लहरें पानी की तेज थी। सामने की दीवार की ईंटें डूबती जा रही थी। सामने जो थी दीवार, उसकी ईंटें जो थी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा, तार के पेड़ का तना, सब डूब रहे थे। हरियाली जितनी भी थी वह डूब गई थी। बचपन से बाढ़ देखी है
किंतु पानी का इस तरह का आना नहीं देखा है। लेखक बता रहा है कि बचपन में मैंने बाढ़ देखा, लेकिन इतना पानी का आना मैंने कभी नहीं देखा। अगर रात को पानी आया होता तो लेखक भयभीत हो जाता। मन में आता है कि काश इस समय एक मूवी या कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता या कलम होती, परंतु अच्छा ही है उस समय लेखक के पास कुछ नहीं था। ठीक है ना। तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि बाढ़ जब आती है तो अपने साथ बहुत विनाशकारी शक्तियां लेकर आती है। बाढ़ के आने पर लोग बाढ़ों में बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। ठीक है ना। और उस तरह क्या होता है कि लोग मर जाते हैं, माल मवेशी मर जाते हैं, लोगों की जितनी भी धन संपत्तियाँ होती है सभी पानी में बह जाते हैं। और जो मर जाते हैं वहाँ पर क्या होती है, बहुत भयंकर बीमारियाँ चलती है, क्योंकि लाशें सड़ जाती है, बीमारियाँ चल पड़ती है और अन्य लोग भी मर जाते हैं। बाढ़ जब आती है तो उसमें महाविनाश होता है। ठीक है। लेखक ने इन्हीं बातों का वर्णन किया है इस जल प्रलय में। तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर को आप बना लेंगे और इसके बाद हम फिर आपको क्वेश्चन चेक करेंगे और देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। आपने जाना कि बाढ़ से क्या नुकसान है, बाढ़ आने पर कैसी कैसी विनाशकारी शक्तियाँ साथ आती है और क्या क्या हालात होता है। ठीक है ना। यही था पाठ में कुछ मुख्य बातें। धन्यवाद।